तो इसी भावना के साथ मैं भी खेतड़ी की सेवा करने के लिए आगे आया हूँ। और छत्तीस बिरादरी को मेरा ये संदेश है कि मिलजुल के और प्रेम में जो बात है वो घृणा में नहीं है। जीवन थोड़ा सा ही होता है। मेरा ये मानना है कि अगर इंसान दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हिंदुस्तान को भी लोग बाग कहेंगे वापस सोने की चिड़िया। मेरी जो तीनों फर्म हैं वो हर साल करीबन 125 से 150 करोड़ का टर्नओवर करती है। भी फील्ड मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फील्ड कम नहीं है, बस ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की। ये 1 जनवरी 2023 को इसी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नीमका थाना में आयोजन कर रहे हैं, जो कि न पैसे की इच्छा है, न मान सम्मान की, न कोई पद की, न प्रतिष्ठा की। मेरे तो ऐसा समय बीतता है कि सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करना और उनके नाम से दिन की शुरुआत करना, और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन आप मुझसे कोई अच्छा कर्म कराना। जब मुझे समय मिलता है तो उनके साथ क्रेशर में मैं काम करता रहता हूँ, खानों में काम करता रहता हूँ। मेरा जो बचपन है वो ऐसी अभावग्रस्त ज़िंदगी के अंदर बीता था। हम लोग हर तरफ हर चीज़ का अभाव देखते थे। 2010, 11, 12 झुंझुनू सीकर में हाईएस्ट सेल टैक्स पे ही हूँ। ये पोकलैंड है, टिप्पर है, ये सब मैं स्वयं चलाना भी जानता हूँ। अब मैं ये कहूँ कि 2001 के अंदर मैं अपने इस माइनिंग के धंधे में आ गया। कितनी उम्र थी उस वक्त सर आप? उस समय मेरी एज थी लगभग 22 से 23 साल। मेरे मन में क्या शुरू से ही कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि मैं कुछ अलग करूं, हटके करूं, और वो चीज़ हटके ये थी कि मैं रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने वाला बनूं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण मीडिया की खास मुलाकात में आज हमारे साथ समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी और भामाशाह मनोज कुमार घुमरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। आज इनकी बायोग्राफी के साथ आज हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए जिस प्रकार से इनकी जर्नी है, हम पूरी जर्नी तो इनसे पूछेंगे, इनसे पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमें थोड़ी जानकारी मिली है कि 6 भाई और 2 बहन, मतलब 8 सदस्य प्लस माता पिता, 10 जो कैंडिडेट पूरे परिवार में, और उस परिवार को पालना, और 40 साल पहले बताया जाता है कि उस परिवार की कैसी कंडीशन थी, और आज वो परिवार लोगों के लिए भलाई के मार्ग में बहुत आगे जा चुका है। वो पूरी कहानी हम लेके आए हैं। समाज सेवी मनोज कुमार घुमरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई। एक वक्त था जब जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है कि 2 पल की भोजन के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, और एक समय आज है कि बहुत से घरों में ये खुशियाँ लौटाने का काम कर रहे हैं। बहुत से घर हैं जो मतलब इनके आर्थिक संयोजन से हम बात करें कि उनके घर में खुशियाँ हैं। इस वक्त की हम बात करें तो भामाशाह के रूप में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, इनके लिए तो सरकार ने भी इन्हें सम्मानित किया है। मनोज कुमार घुमरिया जी हमारे साथ हम मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि आज हम पर्टिकुलर आपकी पूरी बायोग्राफी पर ये आज का ये एपिसोड लेके आए हैं। तो आज अपनी पूरी बायोग्राफी की हमें बताएंगे कि आप कितने भाई थे, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म 15 नवंबर 76 को संजय नगर, आज जो रेवेन्यू विलेज है, इसकी ढाणी डहरवाला में एक निर्धन गरीब परिवार के अंदर हुआ। मेरे जन्म के टाइम मेरे पिता जो हैं वो हमारी आजीविका को चलाने के लिए नज़दीकी जो श्री कृष्ण मोदी जी की खदान है उसके अंदर पत्थर तोड़ा करते थे, और हमारे इस परिवार के अंदर हम 6 भाई और 2 बहनें और 2 माता पिता का, हम 10 लोगों के इस पूरे परिवार को पालने के लिए पिताजी को लगातार संघर्ष करता रहना पड़ता था, क्योंकि जो दादाजी के हिस्से से हमारे पास जो ज़मीन आई वो भी बहुत कम थी और उसमें पानी भी नहीं था। इस वजह से ज़मीन से भी कोई विशेष सहायता नहीं मिल पाती थी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात हमारे पिता की तरफ से हमें मिली वो ये थी कि देखिए, जिस व्यक्ति ने कभी विद्यालय का द्वार नहीं देखा, उन्होंने हमें प्रारंभिक शिक्षा, जिसके अंदर आपको क ख ग 12 खड़ी 10 तक के पहाड़े, ये सारे के सारे हमें सभी भाई और बहनों को सबको उन्होंने सिखाए। और इस प्रकार से कि बेटा
हम आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, हम जिस प्रकार से गरीबी के अंदर डूबे हुए हैं, इससे बाहर हम एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही निकल सकते हैं। और शिक्षा वो शक्ति है जो हमें इस परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। साथ ही साथ हम अपने लिए तो सब कुछ कर ही पाएंगे और लोगों का भी भला कर पाएंगे। वो चीज़ हमें मतलब पिता ने बड़े भाई साहब को दी और बड़े भाई साहब ने बड़ी लगन के साथ में इस चीज़ को ग्रहण किया। और आप देखिए कि उन्होंने 10वीं क्लास में मेरिट में आए और अपना कॉलेज टॉपर रहे। उसके बाद एमए करते हुए आईएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपना स्थान बनाया और आईआरएस में ज्वाइन किया। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो एसटी कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया में फर्स्ट व्यक्ति हैं जो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन से रिटायर्ड हुए हैं जी। और केसी घुमरिया जी, हाँ, मिस्टर केसी घुमरिया जी। और उन्होंने हम सबको हमेशा एक ही संदेश दिया कि हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलो और लोगों की मदद करो। जो हमारे आसपास हैं, जो जिनको हम लोग नहीं जानते, उन लोगों की भी मदद करो और कभी भी झूठ का आधार मत बनाओ। और हर समाज, हर जाति बिरादरी की मदद करो। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। हर प्रकार से हर एक इंसान मानव जाति का जो आज हमारे को भगवान ने दिया है आशीर्वाद, उसको प्राप्त करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और उसी क्रम में जो दूसरे जो ब्रदर हैं उन्होंने भी 97 के अंदर आईपीएस में अपना स्थान बनाया। मैं और मेरे से छोटा वाला जो ब्रदर है महिपाल, हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। उसी बीच मेरे मन में क्या शुरू से ही कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि मैं कुछ अलग करूं, हटके करूं। और वो चीज़ हटके ये थी कि मैं रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने वाला बनूं। इसी भावना के साथ में मैंने अपने ब्रदर से, पिता से बात करी कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट मेरे से बात कही कि भाई हमारे पास में संसाधनों की कमी है, हम आपकी आर्थिक रूप से या किसी और प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। और जो फैसला आज आप ले रहे हैं उस फैसले में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो पीछे मुड़ के फिर आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी और आप सर्विस भी नहीं लग पाएंगे। क्योंकि मैंने ये जो फ़ैसला लिया था अर्ली एज में लिया था। मैं ग्रेजुएशन करते ही मैंने अपने आप को तुरंत ये कर लिया था कि मुझे बिज़नेस में जाना है। तो मेरा दृढ़ संकल्प था। और जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि ठीक है तुम ये करना चाहते हो तो करो, लेकिन आप टेक्निकल भी नहीं हो, आपने तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है। जो काम आप करना चाह रहे हो माइनिंग का, ये टेक्निकल जॉब है। लेकिन मैंने वही कहा कि भाई अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आज नहीं लेकिन मैं 2 साल में 4 साल में इसके बारे में सब कुछ सीख जाऊंगा और ये निश्चित मानिए कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। सफलता की कहानी कहाँ से शुरू हुई सर? मैं ये कहूँ कि 2001 के अंदर मैं अपने इस माइनिंग के धंधे में आ गया। कितनी उम्र थी उस वक्त सर आप? उस समय मेरी एज थी लगभग 22 या 23 साल। 23 साल? हाँ जी। और आज यही करीबन 22-23 साल मुझे इस धंधे में हो गई कंटिन्यू। शुरुआत से मैंने इसको इस प्रकार से लिया कि किसी भी चीज़ को काम को करने के लिए उसके ABCD को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके चलते मुझे जो एक रिटायर्ड फोरमैन है माइनिंग के, मोहनलाल सोनल, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमारे क्षेत्र में राजस्थान के एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं गोविंद सिंह नरूका साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेरी मदद करी। इन्होंने मिनरल की पहचान के बारे में मुझे सिखाया। और जो सोहनलाल जो थे उन्होंने माइनिंग के सारे रूल और रेगुलेशन जो MCR और MCDR हैं हमारे, उन दोनों को मैंने स्टडी किया प्रॉपर तरीके से कि खान कैसे अप्लाई होनी चाहिए, कैसे माइंस को अलॉट कराते हैं, किन किन प्रोसेस से अपन को गुजरना पड़ता है, लास्ट में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्प के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसमें बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव का यूज होता है तो उसके रखरखाव को
कैसे मेंटेन करना चाहिए, इन सब चीज़ों को बचपन से सीखा और करीब करीब सभी कामों को खुद के हाथ से किया। जितने जो खान के उपकरण होते हैं, जैसे मशीनरी है, जिसमें आप कहेंगे पोकलैंड है, टिप्पर है, ये सब मैं स्वयं चलाना भी जानता हूँ। ब्लास्टिंग के जो पूरे जो कनेक्शन है, यहाँ तक कि ब्लास्ट करना, डिज़ाइन करना, वो भी मुझे स्वयं को आता है। और ये सारे काम अपनी मेहनत से सीखे, कि कभी भी ये नहीं समझा कि भाई हाँ ठीक है, अब मैंने तो खान ले ली है और मज़दूरों का काम है, मैं क्यों करूँ। लेकिन मैं उनके बराबर काम करता था और उस चीज़ को मुझे सीखते रहना बहुत अच्छा लगता है। इसी क्रम में मैंने फिर क्रशर मतलब क्रशर के अंदर मैं आया तो एक टेक्नोलॉजी को लेके आया। मुझे ये दिमाग में था कि हमारी जो तकनीकी है ये काफ़ी पुरानी हो गई है और विदेशी तकनीक बहुत आगे है। इसी के चलते मैंने विदेशों से क्रशर इंपोर्ट किए और सबसे पहला क्रशर फिनलैंड से मंगवाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन होती है और पर डे करीबन आपका एवरेज ही करीबन 4-5 हज़ार टन क्रश कर सकता है। तो ये कहने के लिए क्रशर हो गया, बाकी एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई। और इस काम को करते करते हर साल अपने आप में इतना परिवर्तन पाया और साथ में ही गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का रेशो है, आपको देखिए कि मैं 2010, 11, 12 झुंझुनू सीकर में हाईएस्ट सेल टैक्स पे ही हूँ। और इस चीज़ के लिए कई बार मेरे को सीएम साहब ने भी धन्यवाद दिया है, बहुत अप्रिशिएट किया है। और आज की तारीख में भी हमारे रीजन में विशेष रूप से इस काम धंधे में नॉर्थ इंडिया के अंदर ही बड़े प्रोडक्शन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी तरह से सिस्टम के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग कहने को कुछ भी कहें, लेकिन मुझे हर चीज़ प्यारी है। सबसे पहले मेरे जो मज़दूर भाई हैं, मेरे साथी जो काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, उनके घर परिवार के अंदर ध्यान रखना। कि ये आपके दिल में कैसे आई ये भावना कि हमें समाज सेवा में इतने कार्य करने चाहिए, क्योंकि आज आपके कार्य इतने हैं कि बड़ी सी बुक आपकी छप गई है और वो कार्य मैं गिना भी नहीं सकता अगर गिनाने की मैं कोशिश करूं। एक परिवार, ऐसे परिवार में आप जन्मे जहां मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त आपको करनी पड़ी, आपका बचपन भी शायद जहाँ तक मुश्किलों में गुजरा, उसके बाद आप इस सेक्टर में आए और आज आप बहुत से घरों में दिया रोशनी दे रहे हैं। तो वो आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें समाज सेवा में उतरना चाहिए? मैंने आपको बताया कि मेरा जो बचपन है वो ऐसी अभावग्रस्त ज़िंदगी के अंदर बीता था। हम लोग हर तरफ हर चीज़ का अभाव देखते थे। पिता की एक सीमित आमदनी थी और इस चीज़ को मैंने और छोटे वाले ब्रदर ने हालांकि कम महसूस किया कि हमारे जन्म से मुश्किल से 6ठे साल में ब्रदर की सर्विस लग गई थी। लेकिन वो जो समय था वो ऐसी बचपन की यादें दे गया और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मेरे माता पिता की है। मेरी माँ भी बहुत चीज़ों को हमें सिखाती थी कि हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु होना चाहिए। इंसान दयावान जो होता है वो सदैव ही भगवान के नज़दीक होता है और जो इंसान दूसरों पे दया करता है प्रभु उस पे दया करते हैं। तो ये जो भाव था मेरी माँ के अंदर, आज भी मतलब उन्होंने हमें भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव से जोड़ा, उसमें माँ की भूमिका सबसे बड़ी रही। अंत में जब ब्रदर ने ज्वाइन किया और उनकी जो फर्स्ट तनख्वाह आई तो हमारा कच्चा झोंपड़ा भी बाद में पक्का हुआ। सबसे पहले भोलेनाथ का मंदिर बना और उनकी जो सेवा मेरे पिता ने की बड़ी तल्लीनता के साथ में, आज भी उनको देख के मुझे अच्छा लगता है कि किस प्रकार वो भोलेनाथ की सेवा पूजा किए बिना खाना नहीं खाते। और मैं मानता हूं कि हमारे घर परिवार पे बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा है। और आज उन्हीं पदचिन्हों पे समाज सेवी मनोज कुमार घुमरिया जी भी चल रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे कितना भी इनको बिजी रहना पड़े, लेकिन 2-3 घंटे ये पूजा करते हैं। अक्सर मैं भी यहाँ पे आया करता हूँ तो देखा करता हूँ कि 2-3 घंटे जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक ये खाना भी नहीं खाते। ऐसे ही अपने पिताजी के पदचिन्हों पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चलने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि एक इस प्रकार का निर्धन परिवार जिसमें बाबा भोलेनाथ की कृपा से 3 भाई IAS IPS बने और हम जो 3 हैं उन्होंने भी सबने अपने अपने क्षेत्र में, जैसे सरपंच जी हैं पपुरना गांव के जनरल सीट के ऊपर सरपंच बने, गांव की काफ़ी अच्छी सेवा करी उन्होंने। जो छोटे वाले जो ब्रदर हैं बनवारी भाई साहब, वो भी अपना अच्छा खासा काम करते हैं गारमेंट्स वगैरह का। और जो सबसे छोटा ब्रदर है वो आज जॉइंट कमिश्नर हैं GST के अंदर अपने सेंट्रल एक्साइज में।
वो कुल मिला के पूरे परिवार के ऊपर बाबा भोलेनाथ ने और बड़े बड़े बुजुर्गों ने बहुत आशीर्वाद रखा। और इसी भावना को कि हम लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, दादा दादी की सीख को नहीं भूलते। और इस बात को हमारे परिवार ने हमेशा से ही तरजीह दी है कि जो भी कोई इंसान फर्स्ट है, उसका धर्म और उसकी जाति बाद में है। और कभी भी किसी भी भाई ने पैसे को, ओहदे को या ताकत को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया कि भाई इसकी वसीबूत हो के भाई हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी पैसे का सदुपयोग करते हुए, आप देखिए भाई साहब का भी निरंतर ऐसा प्रयास रहता है कि वृद्धा आश्रम का निर्माण हो, बुजुर्गों को जहाँ कोई उनका सहारा नहीं है उनका सहारा बने। और उन्हीं की प्रेरणा से ये जो शिक्षा का जो एक तरह से मैंने शुरुआत करी थी, तो ये बड़े भाई साहब ने ही कहा, हमारे जो एडी साहब हैं वो भी कंटिन्यू हमको ये चीज़ कहते रहते हैं कि भाई अपने को ये सारे काम करने चाहिए जिनसे शिक्षा का खूब प्रसार हो। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि हमारी सरकारी स्कूलों को अगर हम लोग अच्छी सुविधाएं देंगे तो उससे जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो आगे आएंगे। और जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ पाएँ और वो भी उसी अवसर को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ें ऐसी थी जो बड़े बुजुर्गों ने जैसे एक तरह से आपकी माइंड में डाल दी और अब वो उनमें निरंतरता रहती है। ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गरीब कन्याओं का विवाह कराना, या हमारी जो असहाय बहनें हैं जो विडो हैं, या ऐसे जो लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो लोग समाज से तिरस्कृत रहते हैं, जो लोग बाग मुख्य धारा में नहीं रहते हैं, उन सभी लोगों की हेल्प करना ही मेरा मानना है कि भगवान की सच्ची सेवा है। आज ये परिवार कितना बड़ा हो चुका सर? जिस सेक्टर में आप हैं बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये निरंतर श्री श्याम एसोसिएट, जगदम्बा ग्रेनाइट और बालाजी एसोसिएट, ये सभी फर्में जो हैं अपनी ग्रोथ कर रही हैं। और हर साल इनके अंदर जो हमारे, मैं ये कहूँगा कि मेरे वो साथी हैं, मैं भी उनकी तरह मजदूर ही हूँ। मजदूर कहना भी उचित नहीं लगता। अक्सर आप मुझे भी पाएंगे कि मुझे समय मिलता है तो उनके साथ क्रेशर में मैं काम करता रहता हूँ, खानों में काम करता रहता हूँ। और उनके समर्थन, उनके साथ, उनके दृढ़ विश्वास के साथ ही आज खेतड़ी की जनता की जो सेवा का बीड़ा उठाया है, ये भी एक तरह से मान लीजिए मेरा जो परिवार और मेरे जो साथी लोग हैं, इन लोगों के सपोर्ट से ही मैं ये काम आगे करने की मैंने इच्छा जताई है। और इसमें एक तरह से निस्वार्थ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें कुछ इसके द्वारा कुछ हासिल करना है। कि आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करते हैं कि न पैसे की इच्छा है, न मान सम्मान की, न कोई पद की, न प्रतिष्ठा की। मेरे तो ऐसा समय बीतता है कि सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करना और उनके नाम से दिन की शुरुआत करना, और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन आप मुझसे कोई अच्छा कर्म कराना, ऐसा कुछ भी मत कराना जिससे मेरी वाणी या मेरे द्वारा किसी को कोई ठेस पहुँचे, कोई आहत लगे। और निरंतर इस तरह के जो काम हैं वो होते रहते हैं। गौ सेवा का जो काम है बड़े बढ़ चढ़ के हम लोग, सारा परिवार ही करता है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला करता हूँ। जिनको जहाँ मौका मिलता है सब लोग करते हैं। और जो गरीब कन्याओं के विवाह की जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि थ्रू आउट राजस्थान में करते हैं। आप देखेंगे इस काम से मैं निरंतर 2004-05 से जुड़ा हुआ हूँ। और बड़े भाई साहब ने हमें जोड़ा था। ये हमारे जो डिग्गी मालपुरा के अंदर मिनेश महाविद्यालय के नाम से एक महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। उस महाविद्यालय को बनाने वाले एक तरह से फाउंडर जो मेंबर हैं हम लोग, और उसकी जो समिति है उसमें संरक्षक की भूमिका में भाई साहब हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मुझे भी इसका अवसर प्रदान करते रहते हैं। पर जो इसका एक हर साल एक फंक्शन होता है पीपल पुनियों के दिन, उसमें 51 जोड़ों की शादियाँ होती हैं। और वो 51 जोड़ों की शादियाँ 2004 से कर रहे हैं। हाँ, उसमें हमारी ये जो समिति है कंप्लीट करती है। इसमें जो सबसे बड़ी जो सेवा होती है
वो मेरी तरफ कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सहर्ष उसको स्वीकार करके मैं करता हूँ। और आज इसी क्रम में जैसे मानव जनजागृति संस्थान है जयपुर, कांदेला जी जिसके अध्यक्ष हैं, वो उसके तत्वाधान में भी अभी भी हमने 15 बेटियों की शादी जयपुर में कराई। जनवरी 2023 को इसी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नीमका थाना में आयोजन कर रहे हैं, जो डॉक्टर रणजीत मेहरानिया जी हैं, उनका बड़ा एक इसी क्रम काम को करने वाला SC और ST को जोड़ के अब की बार इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसकी गैदरिंग भी 30-40 हज़ार की संभावना है। तो ये सारे जो काम हैं वो समाज में उन सब लोगों को, जो आज एक गरीब है और उसके यहाँ कन्या पैदा होती है, वो उसके पैदा होते ही ये सोचने लग जाता है कि यार अब मैं इसका विवाह कैसे करूँगा। उनकी इस वेदना को जानकर, उससे परेशानी को समझकर हम लोग ये काम करते हैं। सर, आपकी जो ये कहानी है पूरी हम बात करें कि उन लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मिलेगा जो लोग हीन भावना से वर्तमान समय में ग्रसित हो गए हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, परंतु आपकी ये जो उनके पास ये जो कहानी जाएगी कि नौकरी के अलावा बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा है अगर इंसान करना चाहे तो। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एकमात्र सरकारी जॉब प्राप्त करना या हम लोग नौकरी मिलना ही जीवन में सब कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फील्ड कम नहीं है, बस ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की। आपने अगर लगन के साथ में और किसी के प्रति ईमानदार नहीं होना है, स्वयं के प्रति ईमानदार होना है कि मैं जो कुछ करूँगा वो अपनी ईमानदारी से करूँगा और मैं दिखावा नहीं करूँगा। मैंने जो मेरा काम चुना है ये श्रेष्ठ काम है और मेरे लिए बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ें मुझे इससे प्राप्त हो सकती हैं और सर्वोच्च ऊंचाइयों पर भी मुझे ये ले जा सकता है। अगर आपने अपने लिए ये चीज़ें डिसाइड कर ली तो आप कुछ भी काम कर लो। सर, उसी का प्रतिफल है कि जीरो से हीरो बनने की कहानी आपके साथ हुई है। आज कितने हज़ार करोड़ रुपए का आपका बिजनेस है, हम बात करें तो सर? मेरी जो तीनों फर्म हैं वो हर साल करीबन 125 से 150 करोड़ का टर्नओवर करती हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोग जो कमाई है उसका करीब 50% जन सेवा के अंदर लगता रहे और हर प्रकार से हम लोग जनमानस की सेवा में निरंतर लगे रहें। और इस भावना के साथ ही हमें अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। मुझसे जो बनेगा हमेशा मैं उसके लिए आगे रहूँगा। किसी के साथ भी छलावा नहीं, किसी के साथ भी धोखा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने सीखी ही नहीं अपने जीवन में। साफ़ सुथरा रहना और साफ़ सुथरी बातें करना और इसी प्रकार से काम में लगे रहना, बस यही मनोज घुमरिया है। कि कैसे जीरो से हीरो बनने की कहानी है। नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी हो तो इंसान बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकता है। जिस प्रकार से मनोज घुमरिया जी ने बताया कि जो भी काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ज़रूरत है तो उसमें पूरी डेडिकेशन की है। पूरा आत्म समर्पण आप अपने काम में दे दीजिएगा, वो काम भी आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। वही कहानी इनके साथ हुई है कि आज जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कई करोड़ों रुपए का टर्नओवर इनका साल भर का होता है और कभी ये परिवार मुश्किल से अपने परिवार को पालने के लिए भी इनके पिताजी को बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन आज उनके पद सिनों पर चलते हुए ये हम बात करें कि धार्मिक प्रवृत्ति के तो इतने हैं कि हम बात करें 3-3 घंटे तक ये पूजा भी करते हैं। काम चाहे कितने भी हो, लेकिन पूजा करना इनके माँ बाप के द्वारा वो इनको जो दिया गया था वो आशीर्वाद आज प्रतिफल होकर बहुत बड़ी बुलंदियों को ये छू रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे। आगे फिर किसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय।